साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम कुछ खास बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं एक घमासान की, एक युद्ध की, जो आप सभी देख रहे हैं आजकल छिड़ा हुआ है दो जबरदस्त YouTube पर्सनालिटीज के बीच में, जिनमें से एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और एक तरफ है हमारे संदीप माहेश्वरी जी। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे, ये सीखेंगे, समझेंगे कि दोनों के क्या पक्ष हैं, दोनों में से कौन सही है, दोनों में से कौन गलत है। सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है, और लोगों के लिए, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए इसमें से क्या वे फॉरवर्ड है और आगे इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त रहने वाली है, एंटरटेनिंग रहने वाली है, एजुकेशन से भरी हुई होने वाली है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, पर्टिकुलरली ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मित्तल। मैं एक डिजिटल ट्रेन द ट्रेनर कोच हूं और मैं भी हेल्प करता हूं लोगों की, उनके ट्रेनर, उनके कोचिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उसको सेटअप करने में। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। कहानी तब शुरू होती है जब कुछ समय पहले संदीप माहेश्वरी जी, जो कि एक वीडियो में अपने कुछ कलीग से, अपने कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदा है जो उनके हिसाब से उनको इतना फलीभूत नहीं हुआ। उनको जो लगा था, जो उनको कमिटमेंट किया गया था, वो उस कोर्स में वहां उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हताश महसूस कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज को फेस कर रहे हैं, जिसको संदीप जी अपनी वीडियो में बोलते हैं कि शायद ये किसी प्रकार का कोई स्कैम हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात संदीप जी ने करी है कि जो भी डिस्कशन वहां पर हुआ है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और ना ही नाम लेना भी चाहिए। तो संदीप जी ने यहाँ पर अपनी मैच्योरिटी को पूरी तरह से दर्शाया है, पूरी तरह से बताया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, उसके थोड़े समय के बाद ही संदीप जी का एक पोस्ट आया यूट्यूब के ऊपर, जिसपे उन्होंने बोला कि उनको कुछ लीगल धमकियां मिल रही हैं कि अपनी वीडियो को डिलीट कर दीजिए, या जो लोगों ने उनसे बातचीत करी थी उनके प्रोग्राम के अंदर, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट बदल दीजिए और ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो ये सब चल ही रहा था। इसी बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो आती है जिसमें उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप केवल एक तरफ का पार्ट ना सुने, सिक्के का केवल एक पहलू ना देखें, सिक्के को पलटकर भी देखें, मुझसे भी बात करें। तो इस तरह की वीडियो आई है, आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बता देता हूं कि संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी दोनों ही व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर, इस YouTube की दुनिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री को लाने वाले हैं। जहां इनमें से संदीप माहेश्वरी जी लाइफ कोचिंग की बात करते हैं, वहीं विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कोचिंग की बात करते हैं। और हम सभी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनकी वीडियोस देखी हैं, उन दोनों की वीडियोस से हम इंस्पायर हुए हैं, उन दोनों ही लीडर्स की हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो आज की ये वीडियो जो मेरी होने वाली है दोस्तों, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में से कौन सर्वोपरि है, दोनों में से कौन जबरदस्त है, दोनों में से कौन अच्छा है। तो डिटेल में आज इसको समझेंगे कि कहां पर गड़बड़ हो गई, कहां त्रुटि हो गई, कहां सही हो सकता था। तो ये सारा जब इसके बैक में जाते हैं, इसकी रिसर्च में जाते हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि संदीप माहेश्वरी जी जिसकी बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं अपने वीडियो में, उसका नाम है बड़ा बिजनेस। और ये बड़ा बिजनेस शुरू किया गया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के द्वारा। और बड़ा बिजनेस में मॉडल क्या है? बड़ा बिजनेस में मॉडल ये है कि विवेक बिंद्रा जी की जो शुरुआत है, जब हम देखते हैं तो शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में ये लोगों को केवल वीडियोस दिया करते थे, वो भी फ्री में इनकी वीडियोस रहा करती थी, जिसमें बहुत सारी केस स्टडी, दोस्तों लगभग हजारों केस स्टडीज विवेक बिंद्रा जी ने हमें बिजनेस की दी है, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, हम खुद आगे बढ़े और बहुत सारे लोग आगे बढ़े। यहां तक मामला बिल्कुल ठीक था। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने सोचा कि जब ये मैं जो वीडियोस दे रहा हूं, क्यों ना इसको एक प्रोडक्ट बना दिया जाए, क्यों ना इसको जन जन तक पहुंचा दिया जाए, क्यों ना एक ऐसा तरीका लाया जाए कि जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, या जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा, वहां एटलीस्ट लोग बाग मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सके, समझ सके। तो उसके लिए इन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज लाने शुरू किए, जो ऑनलाइन कोर्सेज इन्होंने अलग अलग लोगों को दिए, जिसके अंतर्गत वो एक प्रोग्राम था जिसका नाम था IBC। IBC को अगर हम पूरी तरीके से समझे तो ये है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही इसका मर्म छुपा हुआ है, इसका मीनिंग छुपा हुआ है।
इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, कंसल्टेंट मीन्स परामर्शदाता। एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को बिजनेस के बारे में परामर्श दे सकता है। अब हर कोई व्यक्ति बिजनेस के बारे में परामर्श नहीं दे सकता, तो उसके लिए आईबीसी के अंदर ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम था कि जो भी व्यक्ति आईबीसी का प्रोग्राम लेगा उसको एक सेट ऑफ वीडियोस मिलेंगे जिसे वो देखेगा, जिसको वो सीखेगा, जिसको वो समझेगा और अपने आप को बिजनेस कंसल्टेंट बनाएगा। तो आईबीसी का प्रोग्राम था डायरेक्टली विवेक बिंद्रा सर की टीम से डायरेक्टली पार्टिसिपेंट के लिए कि भाई आप इसको सीखोगे, समझोगे, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे। उसके बाद होता है दोस्तों, अगर आप बात करें तो रिटेल के अंदर मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये सारी बातें, थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी बता देता हूं। मैंने करीब दोस्तों 11 साल काम किया है टेलीकॉम सेक्टर में, और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 3 ही मेजर कॉर्पोरेट घराने हैं, टाटा, बिरला और अंबानी, और इन तीनों के साथ ही मैंने काम किया है, एक अच्छे लेवल पर काम किया। पैन इंडिया लेवल पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, पैन इंडिया लेवल पर मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस, फ्रेंचाइजी सिस्टम को देखा है, तो मैं अच्छे से समझता हूं कि ये सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। तो मेरे एक्सपीरियंस को भी देखते हुए मैं इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये मॉडल बढ़ रहा था, विवेक बिंद्रा सर की टीम से केवल हम आईबीसीज बना रहे थे। पहला फंक्शन है आईबीसी बनाना। अब ये आईबीसी जब बनाएगा, आईबीसी की जरूरत क्यों महसूस हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवेक बिंद्रा जी को अपने प्रोग्राम को घर घर तक, जन जन तक ले जाना था, उन लोगों तक ले जाना था जो इसको शायद नहीं देख पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दूर दराज से उनके प्रोग्राम को लाइव अटेंड करने के लिए नहीं आ पा रहे। अब इस आईबीसी को चलाने के लिए, क्योंकि ये आईबीसी तो हर शहर के अंदर थे, आईबीसी को चलाने के लिए एक सेंटर की जरूरत हुई जिसको वो बोलते हैं ब्रांच ऑफिस। तो हर जगह पर उन्होंने अपने अपने ब्रांच ऑफिस सेट कर दिए। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होगी, डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर पर जाएगा और रिटेलर से वो प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक जाएगा और कस्टमर से वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की चेन होती है। इसी तरह से बड़ा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस के नीचे जो पावर मिल गई वो मिल गई ब्रांच ऑफिस को, और ब्रांच ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ये डायरेक्ट बंदे, और इनडायरेक्ट बंदों का नाम है आईबीसी। यानी आईबीसी की रिपोर्टिंग कहां हो गई, वो इस ब्रांच ऑफिस के अंदर हो गई। अब समस्या कहां पर, यहां तक कहानी बिल्कुल ठीक है, इस मॉडल में कोई कमी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हमारे भारत देश में, विदेश में भी इस तरह के मॉडल्स को रन कर रही हैं, सक्सेसफुली रन कर रही हैं, और इसके अंदर कोई भी स्कैम नहीं है। अब समस्या कहां शुरू हुई, समस्या शुरू हुई कि ये विवेक बिंद्रा जी की टीम, ये बड़ा बिजनेस, और बड़ा बिजनेस के अंडर में ये आया आपका छोटा जो ब्रांच ऑफिस है। इस ब्रांच ऑफिस से लगे हुए हैं ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब ये जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि दोस्तों सेल्स जो होती है वो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में नहीं समझ सकते, उसको नहीं जान सकते। वो एक प्रोसेस है। हर सेल्स बंदे का, हर सेल्स के बंदे का एक मैच्योरिटी कॉन्टिनम होता है। एक सेल्स के व्यक्ति की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिनसे वो निकलता है, जिनसे वो गुजरता है, और जिनसे गुजरने के बाद ही वो सेल्स का व्यक्ति बन पाता है। जी हाँ, वो क्या होती है, वो होती है इनएक्टिव स्टेज होती है, फिर वो रिएक्टिव स्टेज होती है, फिर वो प्रोएक्टिव स्टेज होती है, फिर सुपर एक्टिव स्टेज होती है। ये 4 अलग अलग स्टेज होती हैं सेल्स के बंदों की, और यह लगभग हर सेल्स की प्रणाली में ये 4 स्टेज चलती है। तो अब हुआ क्या, ये इस ब्रांच ऑफिस के साथ ये जो आईबीसी लगे हुए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल्स के मैच्योर बंदे नहीं थे, इनकी उस लेवल पर शायद ट्रेनिंग नहीं हुई, उस लेवल पर परीक्षाएं नहीं हुई, उस लेवल पर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, और इन्होंने केवल पैसा दिया, और पैसा देने के बाद इन्होंने ये सोच लिया कि भाई मैंने तो सिर्फ खरीद लिया है, अब काम विवेक बिंद्रा जी का है, ये हमें पैसे कमाएंगे, ये हमें अमीर बनाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो आईबीसी के अंदर जो मैक्सिमम लोग हमारे जुड़े, वो जुड़े यूथ लोग, वो जुड़े नए लोग, वो जुड़ी नई जनरेशन। तो एक गलती तो यहां पर ये हुई कि आईबीसी का जो सिलेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि थी। शुरुआत में जो आईबीसी आए शायद वो उतने कैपेबल नहीं थे, और आईबीसी के साथ साथ जो हमने ब्रांच ऑफिसेस बनाए, उसे बनाते वक्त हमने नियमित पैरामीटर्स का ध्यान नहीं रखा जो एक फॉर्च्यून 500 टाइप की कंपनीज रखती। मतलब हमने जब ब्रांच ऑफिस बनाया तो हमने कुछ एसओपीज का ध्यान नहीं रखा, या हमारे ध्यान में नहीं है, और ये बिजनेस एरर है, ये कोई मिस्टेक है, ये स्कैम बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि कोई स्कैम कर दिया। इस तरह के मिस्टेक्स बिजनेस के अंदर होती रहती है। जब हम करते हैं तो ये मिस्टेक पकड़ में आती है, वो रेक्टिफाई करते हैं, नया सिस्टम लाते हैं, और धीरे धीरे सिस्टम स्ट्रांगली बिल्ड होता है। क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने ये सिस्टम 1-2 दिन में नहीं बनाया दोस्तों, 1-2 लोगों के साथ नहीं बनाया,
ये कई सालों की अथक मेहनत के बाद, कई लोगों के अथक परिश्रम के बाद, बिना सोए कई रातें गुजारने के बाद ये ऐसा सिस्टम क्रिएट होता है। तो एकदम से ये कह देना कि वो कोई स्कैम कर रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एंड आई एम 100% श्योर, और ये आप लोग भी जब जाएंगे बड़ा बिजनेस की साइट पर जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट ट्रेनिंग्स उन्होंने वहां रखी है। अगर कोई आईबीसी आ रहा है, सिस्टम में किस तरीके से आ रहा है, उसका सी सेट जिसको कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बोलते हैं वो क्या है, उसका ट्रेनिंग क्या है, उसका एग्जिट क्या है, ये डिफरेंट पॉलिसीज वहां पर प्लेस है। समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि ये जो व्यक्ति आया यही सोचकर आया कि शायद मैं आ गया हूं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर ही मैं हाईफाई बन जाऊंगा, मैं सेल्स का मास्टर बन जाऊंगा, मैं सेल्स का चैंपियन बन जाऊंगा। तो ये यहां मिस्टेक हो गई, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ आईबीसी। जब उस आईबीसी का रॉन्ग सिलेक्शन है और इस ब्रांच ऑफिस का भी रॉन्ग सिलेक्शन है, इसको पैसा नहीं आ रहा, वो रोज ब्रांच ऑफिस में जा रहा है कि अरे मुझे पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो ब्रांच ऑफिस वाला उसको सिलेक्शन देता है, उसको बताता है इस आईबीसी को कि आप एक काम करो, आप ये आईबीसी और 2-3-4 लोगों को बेच दो, 2-3-4 लोगों को बेचो, आपको कमीशन आ जाएगा, जो आपने पैसा खर्च किया आपका पैसा आपको मिल जाएगा और आप सिस्टम में सर्वाइव करना चाहो करो और बाहर निकलना चाहो बाहर निकलो। तो अब इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने अपने जैसे, क्योंकि इसको पता मुझे तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इसने मजबूरी में अपने जैसे 4-5 लोगों का डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। और ये एक सिस्टम एरर है। ये जो व्यक्ति आईबीसी है, अगर हम एमएनसी कंपनीज को देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज को देखें, तो इस आईबीसी को उन कंपनीज के अंदर बोला जाता है डीएसटी। डीएसटी यानी डायरेक्ट सेल्स टीम। तो डायरेक्ट सेल्स टीम क्या होता है? जनरल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम समझे किसी प्रोडक्ट का क्या होता है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है तो ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर को सामान देता है, या हम बोलते हैं सुपर स्टॉकिस्ट को सामान देता है, और ये सुपर स्टॉकिस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स को सामान देते हैं, और ये रिटेलर आगे कस्टमर को सामान देते हैं। कस्टमर हो सकता है वो सामान खुद ही इस्तेमाल कर रहा हो, और अगर खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो किसी और को दे रहा है, फाइनल एंड यूजर को दे रहा है, उसको हम एंड यूजर या कंज्यूमर बोलते हैं। ये एक जनरल, ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की चेन इस तरीके से काम करती है। अब ये डीएसटी क्या करता है? डीएसटी जो डायरेक्ट सेल्स टीम का बंदा है, ये कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेता है और डायरेक्ट एंड यूजर को देता है। तो यानी आईबीसी का काम क्या था? आईबीसी का काम था कि विवेक बिंद्रा जी की टीम से, बड़ा बिजनेस से उसको कोर्सेज लेने थे, अपने आप को इक्विप्ड करना था, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना था, सेल्स खुद को सीखनी थी, अपनी आप को आगे बढ़ाना था, और उसी प्रोडक्ट को ले जाकर बिजनेस ओनर्स के पास जाना था। बिजनेस ओनर्स के लिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली में बना हुआ था, जो बिजनेस ओनर्स की हेल्प कर सकता था उनके बिजनेस को बढ़ाने में, उनकी सेल्स को बढ़ाने में, उनकी कलेक्शन में, उनकी वसूली में, उनकी टीम के मैनेजमेंट में, इन सारी चीजों में ये हेल्प ये प्रोडक्ट कर सकता था। अब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट वास्तव में बिजनेस ओनर्स के पास नहीं जा रहा है, ये प्रोडक्ट एक दूसरे आईबीसी के पास जा रहा है, फिर तीसरे के पास, यानी जो चेन ऐसे आगे 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 जानी चाहिए थी वो अब ऐसे घूमने लगी, ऐसे घूमने लगी। और समय के साथ साथ चलते चलते सिस्टम में बहुत सारे आईबीसी तो क्रिएट हो गए, लेकिन उतने अमाउंट में यूजर नहीं आ रहे थे, एसएमईज नहीं आ रही थी, कंपनीज नहीं आ रही थी। तो यानी अगर मैं मोटा मोटी इसकी बात करूं तो माल बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है, सप्लाई बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है, डिमांड नहीं है। इधर कस्टमर नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड बिल्कुल जीरो है, कोई मांग नहीं रहा, क्योंकि इधर एंड यूजर ही नहीं है, क्योंकि लोग बाग बिजी हो गए एक दूसरे को बेच। सवाल यहां पर आता है कि भाई ये बात विवेक बिंद्रा जी को और उनकी टीम को पता थी या नहीं पता? दोस्तों, जब भी कोई इस तरीके का बिजनेस होता है, इस तरीके का बिजनेस सेट होता है, तो वो कोई एक या दो चीजों के ऊपर नहीं होता, डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर होता है, और इन डिफरेंट पैरामीटर्स को हर कंपनी लगातार ऑब्जर्व करती रहती है। हर कंपनी के अंदर एक अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी के अंदर एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जो चेक करता रहता है कि उनका पैसा कहां से आ रहा है, इनकमिंग कहां से आ रही है। तो ये 100% है कि उनकी टीम को ये पता था कि हम वर्टिकली ग्रो करने के बजाय, ऐसे नीचे ग्रो करने के बजाय, हम हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं किसी एक लेवल पर जाकर, किसी एक लेवल पर जाकर, या तो ब्रांचेस लेवल पर जाकर या फिर आईबीसी लेवल पर जाकर हम ऐसे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जा रहे, नीचे कस्टमर नहीं आ रहा, एंड कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा। तो ये जरूरत थी उस स्टेप पर जहां पर ये लगातार ये चैन बढ़ रही थी, आईबीसीज बढ़ रहे थे और उनके रेस्पेक्ट में फाइनल यूजर नहीं बढ़ रहा, कस्टमर नहीं बढ़ रहा, बिजनेस करने वाला नहीं बढ़ रहा, एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा, वहां एक्शन लेने की जरूरत थी, वहां इस स्टेप को ठीक करना था, इस डेप्थ को बढ़ाना था। तो दो चीजें होती हैं दोस्तों बिजनेस के अंदर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है प्रोडक्ट रीच, एक होता है प्रोडक्ट डेप्थ।
प्रोडक्ट डेप्थ क्या होता है, या प्रोडक्ट विड्थ भी इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट विड्थ क्या होता है? प्रोडक्ट विड्थ है कि मेरे पास आज एक ही प्रोडक्ट है, मैं ज्यादा मार्केट को कैटर करना चाहता हूं तो मैं एक जैसा कई प्रोडक्ट ने डेवलप कर दूंगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट विड्थ, मेरे पास साबुन भी है, मेरे पास तेल भी है, मेरे पास कंघा भी है, मेरे पास ब्रश भी है, सारा बाथ से रिलेटेड, टॉयलेटरी से रिलेटेड जो भी सारा सामान लगता है मेरे पास है, वो है प्रोडक्ट विड्थ। अब हमने बात करी प्रोडक्ट रीच की। प्रोडक्ट रीच है कि आज मेरा प्रोडक्ट टियर 1 कस्टमर के पास है, कि टियर 2 सिटी के पास है, कि टियर 3 के पास है, कि टियर 4 के पास है। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं, प्रोडक्ट रीच होता है कि मेरा प्रोडक्ट आज दिल्ली में चल रहा है, या दिल्ली से थोड़ा आगे निकल जाते हैं एनसीआर में, गाजियाबाद में भी जा रहा है, या गाजियाबाद से भी थोड़ा एनसीआर बाहर निकल जाते हैं कि किसी गांव में जा रहा है, या उस गांव से भी थोड़ा आगे निकल जाते हैं एंड यूजर एंड गांव तक जहां कोई नहीं पहुंच रहा, क्या मेरा प्रोडक्ट जा रहा है क्या? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रीच। तो मकसद था आईबीसी बनाने का कि मुझे प्रोडक्ट विड्थ बढ़ जाए, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म देने लगूं, एंटरप्रेन्योर के लिए देने लगूं, लोगों के सीखने के लिए देने लगूं, और प्रोडक्ट की डेप्थ बढ़ा दूं, प्रोडक्ट की विड्थ बढ़ा दूं, और प्रोडक्ट की रीच बढ़ा दूं इस आईबीसी के माध्यम से। वो वहां डिफीट हो गया। दूसरा कि आईबीसी कहां फेल हुआ, आईबीसी कहां काम नहीं कर पाया, कि इसकी कोई निश्चित अमाउंट नहीं थी कि किसी एक शहर में, किसी एक सेंटर के ऊपर कितने आईबीसी आ सकते हैं। अनलिमिटेड आईबीसी। लेट्स से हम बात कर लेते हैं, एक सिटी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गाजियाबाद एक सिटी है, इसको हम ले लेते हैं, सिटी 50 किलोमीटर की सिटी है, इसका अपना एरिया 50 किलोमीटर का है, और इसके अंदर अगर हम 5 आईबीसी रख लें तो 10-10 किलोमीटर का एरिया सबको मिल जाता है काम करने के लिए। ये परफेक्टली काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। आप एक शहर में देखें, किसी भी प्रोडक्ट का 1, 2 या मैक्सिमम 3 डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पता चल रहा है कि एक ही सेंटर के ऊपर 100 आईबीसी काम कर रहे हैं। उसी एक 50 किलोमीटर की रेडियस में अगर 100 बंदे काम करने लगेंगे तो एक बंदे के काम करने की रेडियस बहुत कम होगी, और जब रेडियस कम हो गई, एक ही मार्केट में, एक ही कंपनी से, एक ही टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो मिस सेलिंग होगी ही होगी। ये सेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो यहां फेल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को कंप्लेंट्स आने लगी, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शन होने लगा, मिस सेलिंग होने लगी। तो इन सारी चीजों पर समय रहते एक्शन लेना चाहिए था। उसके लिए कस्टमर सर्विस की टीम को मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों ने शायद कंप्लेंट भी किया होगा, शायद फीडबैक भी दिया होगा, लेकिन उन फीडबैक्स के ऊपर ड्यू एक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब बात होते होते जब बात तो पहुंची संदीप जी के पास, उनकी किसी वर्कशॉप में पहुंची, उन्होंने बात उठाया, तो अब संदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उनके पास एक केस आया इस तरह का, उनका स्टूडेंट ने, उनके यूजर ने उनको बताया और उन्होंने बात उठाई, दैट इज ट्रू, दैट इज राइट। अब तक बात पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जैसे उन्होंने केवल उनकी बात सुन के, उन्होंने सामने की तरफ से कोई एनालिसिस नहीं किया कि क्या पॉइंट एंड चेक्स, क्या बैलेंसेस लिए गए बड़ा बिजनेस की तरफ से, नहीं लिए गए, क्या उन्होंने कोर्स पूरा देखा, क्या उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करी, क्या वो क्लासेस के अंदर जाते थे, क्या लोग उनकी हेल्प के लिए आते थे, कौन सी हायरार्की उन्होंने फॉलो करी, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उन्होंने घोषित किया कि इस तरीके का काम जो भी कर रहा है, मतलब उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो भी कर रहा है वो एक स्कैम है। तो ये वाली बात प्रोफेशनल से थोड़ा सा पर्सनल हो गई। बिंद्रा जी को ये थोड़ा सा दिल पे टच हुई, जिसके लिए वो वापस आए। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, और ये नहीं हो पाया। मोरओवर अगर हम इसको थोड़ा सा और फाइनली और डिटेलली अगर हम स्कैन कर रहे हैं, डाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको पोस्टमार्टम कर रहे हैं इसका, तो देखेंगे कि ये एक दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक होती है विल, एक होती है स्किल। विल का मतलब मैं करना चाहता हूं कि नहीं, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं क्या नहीं, क्या मेरी मंशा ही क्या डिफॉल्ट करने की, क्या स्कैम करने की। दूसरा स्किल की, भाई हम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, हम ऑलरेडी कितना सारा ऑटोमेशन डाल चुके हैं। हाँ, सिस्टम में एरर हो गई और सिस्टम में एरर होती रहेगी। आप कभी भी 100% परफेक्ट सिस्टम नहीं बना सकते। सिस्टम में एरर हो गई, एरर समझ में आई, एरर पकड़ में आई, अब हम इसको ठीक करेंगे। जैसा विवेक बिंद्रा की टीम में उन्होंने लास्ट में बोला भी अपने वीडियो में, उन्होंने कि कुछ भी अगर गलती हुई है तो उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं, मैं इस पे काम करूंगा, एक नए अच्छे जबरदस्त मॉडल के साथ मैं लेकर आऊंगा आगे और एक अच्छा जबरदस्त मॉडल लाऊंगा। तो इंटेंशन में कोई समस्या नहीं है, समस्या थोड़ा एग्जीक्यूशन में हुआ है, उसको ठीक किया जा सकता है। ये बिजनेस एरर है दोस्तों। ये सीख है सभी बडिंग ट्रेनर्स के लिए, कोचेस के लिए, मेंटर्स के लिए, इवन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, कि सिस्टम में अगर हम चेक एंड बैलेंसेस नहीं सही लगाते हैं तो कई बार थोड़ी समस्या हो जाती है और इस तरीके का एक केस खड़ा हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ एक गलती हो गई,
उसके बाद हमें देखना चाहिए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। हमारी रिफंड पॉलिसी क्या कहती है, क्या जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं वो हमारी रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अगर रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, रिफंड किया जाए। अगर रिफंड नहीं होना है, उनको एक्सचेंज होना है, कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलना है या किसी और तरह से उनको बेनिफिट मिलना है, वो बेनिफिट वहां तक पहुंचाया जाए। अंततः कस्टमर या स्टूडेंट जो भी है उसका गोल अचीव होना चाहिए, जिस काम के लिए वो आया है, हमारा कोर्स लिया है या कहीं जुड़ा है हमारे साथ, उसका वो काम सफल होना चाहिए, क्योंकि जो हमने उसको बोला है वो काम हमारा होना चाहिए। संदीप जी के एंड में क्या है कि जब हम किसी बात को कह रहे हैं, किसी को किसी के सापेक्ष में कुछ कह रहे हैं, तो हमें पहले दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों दलीलों को सुनना चाहिए, दोनों की गवाही को सुनना चाहिए, दोनों सबूतों को देखना चाहिए और उसके आधार पर हमें एक जजमेंट देना चाहिए। क्योंकि जब हम एक पब्लिक फिगर होते हैं और इतने एनॉर्मस अमाउंट में पब्लिक हमको सुन रही होती है, समझ रही होती है, फॉलो कर रही होती है, तो वहाँ हमारी अपने आप में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें जो शब्दों का इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा देख समझ के, क्योंकि सभी एक ही फैटर्निटी के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करना है। भावनाएं आहत ना हो, लेकिन पॉइंट जरूर उठाना है कि हाँ ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण लग रहा है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो पूछना बिल्कुल हक है, स्पीचनेस है, बिल्कुल ठीक है, वो हमें पूछने चाहिए, सभी को सभी से पूछने चाहिए। लेकिन अंततः जो हमारा मकसद है वो एंड यूजर, वो स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए, रादर देन हमारी पर्सनल लड़ाई, रादर देन हमारी ईगो की लड़ाई। उसका मकसद कस्टमर या जनता या लोगों या हमारे व्यूअर्स या हमारी ऑडियंस के भले के लिए, उनके अच्छे के लिए होना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है दोस्तों ये जो इशू आजकल चल रहा है ये बहुत ही जल्दी सुलझ जाएगा और हमारे विवेक बिंद्रा जी और हमारे संदीप माहेश्वरी जी दोनों ही जबरदस्त तरीके के ट्रेनर हैं, दोनों ही एक जबरदस्त लीडर हैं। दोनों ही लीडर्स ने हमारे देश को उस समय पे गाइड किया है जब इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये दोनों ही लीडर गेम चेंजर्स हैं, चाहे वो बिजनेस कोचिंग की बात करें, चाहे वो लाइफ कोचिंग की बात करें। ये दोनों ही लोग एक नए फील्ड को हिंदुस्तान के अंदर लेकर आए हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमें पूरी आशा है कि बहुत जल्दी ये विवाद जल्दी ही सुलझ जाएगा, जल्द ही आपको ये दोनों राम लखन की तरह या जय वीरू की तरह ये आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और पूरी फ्रेटर्निटी यही चाहती है कि ये विवाद जल्दी से सुलझे, दोनों लोग साथ में आए, दोनों को साथ में सुनना, साथ में समझना, सभी यूजर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही ट्रेनर्स, कोचेस, मेंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा शुभकारी है, फलकारी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आज ये कामना करते हैं कि जल्द ही ये विवाद सुलझेगा, जल्द ही शिक्षा जीतेगी, जल्द ही ज्ञान जीतेगा और जल्द ही हम एक और ऐसे जबरदस्त भारत निर्माण की तरफ आगे चलेंगे जहां हमारा इंडिया, हमारा भारत देश एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आलोक मित्तल। ये